To watch all the video lectures of Rakesh Pandey sir, download Rankers app from Play Store now. To watch हेलो स्टूडेंट, मैं फिर आपके पास आया हूँ आज मिलने आपसे। सबसे पहले वेलकम टू यू अ लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ धनबाद रैंकर्स आईआईटी मेडिकल। ठीक है, आपको मालूम है कि मेरे सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। जो ऐप में कनेक्ट है वो सारे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपको भी अगर सारे वीडियो देखने हैं तो रैंकर्स ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद आप बात करें तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में लेक्चर 17 में गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन किए थे। आज हम लेक्चर 18 में आ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 18 है और गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एप्लीकेशन पर आईआईटी मेंस लेवल में क्वेश्चन आते हैं। एम्स में 2018 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरी के बारे में बात कर दूं, फिर उस न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, मैं क्या टॉपिक लेकर के आया हूं आपके पास, फिर आप उसका न्यूमेरिकल पॉइंट भी एक देखेंगे। तो टॉपिक लेकर क्या है, एप्लीकेशन नंबर 4 गॉस लॉ का 4 एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, या आप उसको कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर। देखो एप्लीकेशन 2 में था होलो स्फीयर, थीन स्फेरिकल सेल का होलो स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे। जो होलो स्फीयर था, चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन था, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर मतलब उसके पूरे पोर्शन पर, यानी स्फीयर के पूरे पोर्शन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग को अगेन ये पॉइंट करना होगा कि कहाँ किस किस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, गॉस लॉ का यूज करके फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का बात कर रहे हैं, क्या क्या केस अवेलेबल होगा हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले देखो ये सॉलिड स्फीयर का मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड स्फीयर है। सपोज करो ऐसा कंसीडर करते हैं सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है। अब इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर इसके पूरे वॉल्यूम में सेंटर वो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। आ रहा बात समझ में? अब डेफिनेटली इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कहाँ हमें फाइंड करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फाइंड करना बाहर में, सॉलिड स्फीयर के बाहर में, एक बार फाइंड करना सॉलिड स्फीयर के ऊपर में, और एक बार फाइंड करना सॉलिड स्फीयर के अंदर में। ठीक है, मान लो कि अगर कोई हम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ होगा, डिस्टेंस r ले लेते, तो एक बार वो फाइंड करना। फर्स्ट केस वो आएगा जब r ग्रेटर देन r हो, यानी ये r इस r से बड़ा हो, आउटसाइड में यहाँ बनाएंगे तो यहाँ इसका गॉसियन सरफेस यहाँ बनेगा, और फर्स्ट केस में वही आंसर होगा जो थीन स्फेरिकल सेल का था। सेकेंड केस में भी वही आंसर होगा जो थीन स्फेरिकल सेल का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड केस। ये थर्ड केस कहने का मतलब r लेस देन r, मतलब कोई पॉइंट इनसाइड में हो तो फाइंड करना। सर जब स्फेरिकल सेल था, जब यह स्फेरिकल सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्फेरिकल सेल के बाहर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। जब बाहर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था ना, तो अंदर जब फाइंड किए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। क्यों 0 था? क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस सरफेस के अंदर अगर यहाँ हम R में आते, थर्ड केस में आते, फर्स्ट सेकंड केस इजी है, स्फेरिकल सेल का, ये स्फेरिकल सेल और इसका सेम आंसर आने वाला। बट ये थर्ड केस में अगर आते हैं तो अंदर में अगर आते हैं, कहीं हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा वो चार्ज हमको फाइंड करना होगा, तब हम लोग फाइंड कर पाएंगे क्या होता। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करते हैं हम लोग इसमें। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक में जो यूज होगा उस टर्म को हम यूज कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना, वो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता, तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यू रो होगा, तो क्यू के प्लेस में हम जब कभी यूज होगा चार्ज का वैल्यू तो 4/3 पाई आर क्यू रो हम यूज करेंगे। अरे बात समझ में? किसके लिए? होल स्फीयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे होल स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यू रो का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप इसको नोट कर लेना, फर्स्ट केस सेकेंड केस, कंसीडर वगैरह आप खुद से लिख लेना, इतना आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, देखिए लिख लेना इसे, समझ गया हेडिंग क्या है? देखो
तो फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस वन होगा व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जब पॉइंट कहाँ हो, सेल के बाहर हो। पॉइंट कहाँ हो, सेल के बाहर हो। आ रहा बात समझ में, पॉइंट सेल के बाहर हो। अब जब पॉइंट सेल के बाहर होगा तो सिमिलरली देखो, एक आप जो ईडीएस का कॉन्सेप्ट था ना, वह डायग्राम एक बना लेते, चलो ठीक है। बातें कम और काम ज़्यादा, ऐसा हमारा नेक इरादा। देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर है, कहीं भी रेडियस आर है, बाहर में फाइंड करना। सपोज करो यहाँ फाइंड करना, जहाँ फाइंड करना वहाँ गॉसियन सरफेस बना दो भैया। गॉसियन सरफेस बनेगा, स्फेयर के फॉर्म में बनेगा गॉसियन सरफेस, या स्फेयर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस बनेगा। पी पॉइंट ले लो, ये डीएस स्मॉल एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सारा बात समझाएं आपको। सेंटर हो, ये डिस्टेंस आर, दैट मीन्स आर ग्रेटर देन आर, आर से बड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा। ये डीएस स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है। देखो डायरेक्ट अगर हम इसका गॉज लॉ का यूज करें, अकॉर्डिंग टू गॉज लॉ क्या होगा वो देखो, ठीक है। पेन दूसरा ले लेते हैं, हो गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे बात को। अभी E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप इसको हटा दो तो आपका हो गया ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। कॉस 0 क्यों? E and ds are along the same direction. E and ds are along the same direction. जब भी सेम डायरेक्शन में होगा थीटा का वैल्यू 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ का तीनों एप्लीकेशन बहुत कुछ किए। cos 0 1 हो गया, E बाहर ले लेंगे, अब ये ds होगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds किस फॉर्म में है तो 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में है, क्यू बाई एप्सिलॉन। समझ गया? अरे बस समझ में। तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मेरा बात समझो। किसी भी न्यूमेरिकल में, इस टाइप का थ्योरी में आप ये स्टेप गायब करके चाहो डायरेक्ट में न्यूमेरिकल का ही सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ E इंटू 4 बाई आर स्क्वायर ये डायरेक्ट लिख सकते हो। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में है तो वहाँ ऐसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख देंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन है, देखो डायग्राम बना लेना पहले, देखिए तो डायग्राम बन जाएगा। E इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए जो बात हो रही थी वही बात हो गया यहाँ भी, ठीक है। ऐसा केस 2 का बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है केस 3 जिसके बारे में कॉन्सेप्ट हमें समझना है, बट केस 2 के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पॉइंट था? आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। सेल के बाहर में ये पॉइंट था, सेल के बाहर में था। थीन स्फेरिकल सेल बोलते, सॉलिड स्फीयर के बाहर में था, सॉलिड स्फीयर के बाहर में था। सेल का आ जाता है बात क्योंकि इसके पहले का एप्लीकेशन था, ठीक है। देखो केस 2, केस 2 में बोल दे, केस 2 when point is on the स्फेरिकल सेल। जब पॉइंट कहाँ हो? स्फेरिकल सेल पर हो। अब जब पॉइंट स्फेरिकल सेल पर हो डेट इज आर इज इक्वल टू आर, तो आपका गॉसियन सरफेस कहाँ बन जाएगा? गॉसियन सरफेस इसी सॉलिड स्फीयर के ऊपर में लाई करेगा, जिसको बनाने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दो, ये ds हो गया, डिस्टेंस r, ये p पॉइंट हो गया, r इज इक्वल टू r हो गया, ठीक। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ये सिंपल है, बस इस r के प्लेस में r रख देंगे। अभी जो फॉर्मूला आया था 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ऑन द सॉलिड स्फीयर, ये ऑन द सॉलिड स्फीयर।
ऑन द सॉलिड स्फीयर, ये थोड़ा सा ऑन द सॉलिड स्फीयर। देखो देखो ये ना कभी कभी जबान पर मेरा ना आ जा रहा स्फेरिकल सेल, इसलिए क्योंकि उसके पहले वाला क्लास स्फेरिकल सेल के बारे में मैं बताया था, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो पॉइंट इज ऑन द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, समझ गए ये दोनों। देखो थर्ड केस में आते हैं, जिसके बारे में समझना क्या है। केस थर्ड, केस थर्ड, when point is inside the solid sphere। पहले मैंने बोला कहीं स्फेरिकल सेल बोल दिया हूं तो वो मिस्टेक से हटा देना उस वर्ड को। पॉइंट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट हो, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में कोई पॉइंट हो तो क्या करना है। देखो तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में कोई पॉइंट हो, उस केस में क्या बात करना है, ठीक है। देखो सॉलिड स्फीयर बनाते, अब ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर से रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। आ रहा बात समझ में। अभी मान लो इस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा और ये डिस्टेंस आर है, ये पी पॉइंट है, ds यहाँ स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब चार्ज तो इसके अंदर भी है, मतलब जहाँ गॉसियन सरफेस तुम फाइंड कर रहे हैं वहाँ चार्ज है और कुछ चार्ज बाहर भी है, क्योंकि पूरे स्फीयर के ऊपर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, होल स्फीयर के ऊपर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्फीयर के ऊपर में है। अब जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं वो जो गॉसियन सरफेस बना उसके अंदर का चार्ज क्या होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को समझना, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस जो बन रहा है इसके इनसाइड में जो चार्ज है उस चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे। तब गॉस लॉ लगाएंगे ना, ई फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करके। देखो समझना आराम से इसे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू, पहले समझो, ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर है, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो सर इस जो सरफेस है इसमें चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक टेक्निक बताते हैं, इसको क्यू डैश बोल देते हैं। क्यू डैश मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, अंदर में है, सॉलिड स्फीयर के गॉसियन सरफेस के अंदर में हम बोलते हैं चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। बोल सर कैसे हुआ ये लाइन क्लियर करे, थोड़ा ध्यान दे। चार्ज बाई वॉल्यूम, ये क्यू मीन्स टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मतलब इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर का टोटल चार्ज, ये सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज Q पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और जितना यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकलेगा उसको जिस वॉल्यूम का चार्ज हमें चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब है या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर ले रहे हो तो, या फिर 1 मीटर क्यूब, ठीक है। मान लो ऐसा एक एग्जांपल लेते कि टोटल चार्ज 100 कूलम है और पर एक उसका वॉल्यूम हमने निकाल दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो 1 मीटर क्यूब का अगर चार्ज मिल गया 2 कूलम, 1 मीटर क्यूब का चार्ज मिल गया 2 कूलम, एक पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी मान लो 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकल गया 2 कूलम, और हमको 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का निकालना, तो 2 × 10 20 कूलम निकल गया चार्ज।
इसलिए चार्ज बाय वॉल्यूम यानी पूरा वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। फिर जिस वॉल्यूम का फाइंड करना था, यानी इस वॉल्यूम का हमें फाइंड करना था, ये टोटल था, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये टोटल चार्ज क्यों था, ये चार्ज मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हो गया। क्लियर है बात? ये फिर से समझा दें, चार्ज बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। होता है ना चार्ज, अगर कोई बोले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो समझ लो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वॉल्यूम चार्ज क्यू और पूरा का 4/3 पाई आर क्यू, इसका फाइंड करना। देखो क्यू डैश 4/3 पाई कैंसल, क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, ये निकल गया। ठीक है, क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, ये फाइंड हो गया। अब सर गॉस लॉ का यूज करना, एकदम बोर्ड छोटा है, आप इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा नोट कर लेना इसे। अब आते हैं, ठीक है, डायग्राम क्लियर है क्या है? डायग्राम को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सपोज करो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का यूज करें, तो देखो क्या होगा। गॉस लॉ का यूज करने से डायरेक्ट कर देते E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आइए? तो वही EDS cos 0 1 4 पाई आर स्क्वायर आर का निकालना था। क्यू डैश कौन सा? टोटल चार्ज जिसका हम लोग फाइंड कर रहे थे, उस चार्ज का क्यू डैश था। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश का वैल्यू निकाल दो, क्यू डैश का वैल्यू हो गया क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, और ये एप्सिलॉन नॉट बच गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चला गया, अगर हम कर दे तो Q बाई कर दे 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई है, थोड़ा साथ में रख ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर जाएगा नीचे, इस आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, एक आर बचा, और बाई में क्या बच गया, ऐसे लिख दो डायरेक्ट यहाँ, और बाई में आर क्यूब बच गया। ठीक है, डैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब, ये आपका आंसर आया। ठीक है सर, इसमें कुछ खास बात क्या? खास बात है जब इसका न्यूमेरिकल बनेगा। और एक खास बात क्या है, देखो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इंक्रीज करेगा, नहीं डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। E प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इज अ कंटिन्यूअस कर्व, डेट इज वाई ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। क्वेश्चन था एक, ठीक, क्यों नहीं सडन ब्रेक करता? बताए थे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते करते इन्फिनाइट पे 0 होगा, बट ब्रेक नहीं करेगा फील्ड ऑफ लाइन्स। तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, ऐसा आपने ये भी जानता होगा, E इज इक्वल टू आर। बट सर यहाँ पर एक खास बात क्या है, यहाँ खास बात क्या है, ये आर तो रेडियस था सॉलिड स्फीयर का, ये आर डिस्टेंस है। मतलब सर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आया ना कि E प्रोपोर्शनल आर हो गया। दैट मीन्स जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है। अब देखो जरा सर, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, ऐसा पहली बार सुन रहे हैं। देखो पहली बार, बहुत कुछ लाइफ में होता है, देखो ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। देखिए अब जैसे इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ R का वैल्यू 0 रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। देख लो, इफ R इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया पूरा। मतलब जो आपका डायग्राम था सॉलिड स्फीयर का, उसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये डिस्टेंस R है, यहाँ से R डिस्टेंस था, ये R बाहर की तरफ चलते गया और इस पर चार्ज था, मतलब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, एकदम होता। देख लो, R 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये R डिस्टेंस यहाँ चला आया, इसलिए R 0 हुआ। डैट मीन सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर 0 होगा, लेकिन जैसे उसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब बढ़ते बढ़ते सरफेस पर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, कहाँ तक? सरफेस तक। लेकिन जब सरफेस के बाहर जाएंगे तो केस 1 और केस
2 में हम लोग देखें, केस 1 में क्या था, E इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या था 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब तो ये है कि E प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया। सेकेंड केस में था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। मतलब ये आर तो पता है बढ़ते हुए ज़्यादा जाएगा नहीं, कहाँ तक जाएगा, तो सरफेस तक जाएगा, मैक्सिमम होता है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल R है और सेंटर पे E क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेंटर से हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, सरफेस तक इंक्रीज करेगा, और सरफेस के बाद जब बाहर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। ये उसी टाइप का फेनोमेनन है जैसे 11 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े थे कि अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 था, जैसे अर्थ के सेंटर से ऊपर आते जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, करते करते 9.8 हो जाता है, और जैसे अर्थ सरफेस से बाहर जाते हैं तो वो अर्थ सरफेस पर ही जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है 9.8, और जैसे बाहर जाते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज करते जाता है। आप पढ़े होंगे हाइट पे जाएंगे घटेगा, डेप्थ में घटेगा, बट सेंटर से जैसे सरफेस पर आएंगे तो 0 से 9.8 होगा। आप पढ़े होंगे किसी बॉडी का वेट सेंटर पर 0 होता है, वैसे ही यहाँ पर इस केस में ये बात हो गया। इसको ग्राफिकली अगर हम लोग लिखना चाहें, इस केस को ग्राफिकली देना चाहें, देखो कैसे होगा। आप एक ग्राफ बना सकते हो सिंपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देंगे आप ऐसे E प्रोपोर्शनल R। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है। कहाँ तक बढ़ता है, तो आपका ये बढ़ता है किस केस में, जब R क्या हो जाता है, ये R है, उस केस में जब R का इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करता है ये लाइन, और भी आप कॉपी में लंबा ले जाना, इन्फिनाइट में 0 होगा। ये फर्स्ट केस है E प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ये यहाँ से बढ़ा, ये थर्ड केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। तो सॉलिड स्फीयर में इस तरीके से होता है। और हम लोग एक बात और समझे इसमें कि चार्ज गॉसियन सरफेस का हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको पहले नोट करो, समझो, फिर हम एक क्वेश्चन इस पर करवाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहां से हो जाता है, और ये क्वेश्चन मैं मोबाइल से आपको लिखवाता हूं। ठीक है, ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, और बोले ना कि एम्स 2018 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इससे बेसिस क्वेश्चन आएगा, आपका कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, an early model of an atom considered it to have a positively point charge, point nucleus of charge JD surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r, capital R. ठीक है, the atom as a whole is neutral. For this model,
for this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? ठीक है, ये बात होता, ये क्वेश्चन हमारा है। देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है। ठीक है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली, एक मॉडल है और उसको कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज का डेंसिटी दिया हुआ है, रोज ले लेंगे डेंसिटी को, और उसका चार्ज अप टू रेडियस आर मतलब स्फीयर तक रेडियस है। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। अच्छा, एक नया बात है, एटम न्यूट्रल है, डेट मीन्स टोटल चार्ज जीरो होगा। आपको मालूम है एटम न्यूट्रल होता है, यहाँ बताया गया एटम न्यूट्रल है, मतलब ये एटम में जितना प्लस चार्ज होगा जितना माइनस चार्ज होगा दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए एटम न्यूट्रल है। फॉर दिस मॉडल, इस मॉडल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट ए डिस्टेंस आर पर फाइंड करना, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है वहाँ फाइंड करना। अरे बस समझ में क्लियर है। क्वेश्चन को लिखने के बाद अब थोड़ा इधर ध्यान दो, कैसे इसके बारे में डिस्कशन होता, क्या करना है यहाँ पर, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज करना। देखिए तो बताते हैं, ये एक मान लो अर्ली मॉडल है। अब इस मॉडल पे नहीं, पॉजिटिव नहीं, न्यूक्लियस में चार्ज है जेडी, न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस जेडी, और वो न्यूक्लियस का चार्ज जेडी सराउंडेड कैसे, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से सराउंडेड है, समझना। अब इसका चार्ज है जेडी और यूनिफॉर्म नेगेटिव से सराउंडेड है, और एक बात और है कि एटम होल एज ए न्यूट्रल, जो पूरा एटम है न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, समझ में आ रहा, टोटल चार्ज जीरो होगा, समझ में आ रहा, अच्छा बात है। नहीं, अच्छा बात है मतलब यहाँ से 2 पॉइंट समझ में आ गया। क्या 2 पॉइंट समझ में आ गया सर? जब एटम न्यूट्रल होगा यानी टोटल चार्ज इस एटम का जीरो होगा, मतलब इस एटम का टोटल चार्ज जीरो होगा। वो डिस्टेंस आर बोला नहीं, ठीक है, मतलब 3 केस तो हो सकता है ना। क्या क्या 3 केस? एक बार बाहर में मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर, हम ले इस आर तक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये जेडी था, इसको जेडी प्लस जेडी रहने देना, प्लस जेडी रहने देना, ठीक है। अब सपोज करो सेंटर से आर बाहर भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, एटम न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि टोटल चार्ज जीरो रहने से एक बात क्लियर हो गया सर, जो 2 केस होगा ना वहां हमको सॉल्व करने में टेंशन नहीं है। 2 केस तो बिना सॉल्व किए बताना है। कैसे? जब एक बार बाहर में होगा, आउटसाइड होगा, मतलब आर ग्रेटर देन आर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना। क्यों जीरो होना? E इंटू 4/r² Q/ε0 क्यू जीरो, चार्ज जीरो, इसलिए जीरो। केस 2 भी सर बहुत ईजी, जब आर के ऊपर होगा, जब यहां भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि आर के इक्वल है, आर का इक्वल हो जाएगा जब आर का, ये दोनों केस इक्वल होगा, सेम सरफेस के ऊपर, टोटल चार्ज जीरो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब ये 2 केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो सिंपली समझ में आ गया। अगेन जो आज का क्लास था उसका सबसे मेन पॉइंट यही था कि गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करेगा, उस इनक्लोजिंग चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे और वहाँ से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये बताने के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब आते थर्ड केस में जब r लेस देन r होगा, मतलब कहीं आप बीच में कोई पॉइंट फाइंड करोगे तो क्या होगा, यानी उसको समझना है, उसको सॉल्व करना अच्छे से। सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि टोटल चार्ज जीरो है, एटम न्यूट्रल है, टोटल चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज इज जीरो। डायग्राम बनाएंगे अभी। टोटल चार्ज इज जीरो, देयरफॉर जेड ई प्लस, जेडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज सर दिया हुआ नहीं है, फिर आप प्लस क्यों देते सर? नेगेटिव, अरे नहीं, टोटल चार्ज जीरो, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज जीरो, ऐसा। एटम इज न्यूट्रल। माइनस भी समझ में आ जाएगा, बट अभी समझो। अब चार्ज नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ। सपोज कर लो डेंसिटी रो कंसीडर कर ले रहे हैं, कर लेते कहीं, लेट कहीं भी साइड में, लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज का डेंसिटी को रो कंसीडर करते हैं। तो बताओ यहाँ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, टोटल के लिए बात हो रहा, कैपिटल आर क्यू रो होगा। सर 4/3 कैपिटल आर क्यू कहाँ से ले आए आप, ये आया कहाँ से? ठीक है, ये जो 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल रो आया कहाँ से? अरे चार्ज पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? इजिकल टू जीरो, जीरो लिखना नहीं भूलें, क्या पढ़े हम लोग जानते हैं ना, रो इजिकल टू क्यू बाई क्यू इजिकल टू रो इंटू भी का मतलब 4/3 पाई आर क्यू, यानी डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज इजिकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू रो जीरो। समझ में आ रहा है बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल चार्ज जीरो मतलब सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज सम ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव चार्ज का वैल्यू दिया हुआ नहीं था कितना चार्ज है, इसके प्लेस में डेंसिटी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? डेंसिटी। हम थर्ड केस में आ रहे, डायग्राम बना रहे थर्ड केस का, बट यहाँ समझो टोटल चार्ज जीरो है, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज सम ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू जीरो। अब बोलेगा सर ये माइनस क्यों? अरे उसका टेंशन, जेडी इक्वल टू कर दो ना, लो बात खत्म हो गया ना, उससे चल जाएगा ना माइनस, उसमें क्या टेंशन लेना बाबू। बोलेगा जितना प्लस उतना माइनस था, टोटल जीरो था, बात खत्म हो गया। ठीक है, वो बात नहीं, बट जेडी इक्वल टू ये चला गया उधर, अभी हमको यहाँ से रो का वैल्यू फाइंड करना, रो का वैल्यू फाइंड करना, ये रो का वैल्यू फाइंड करना। समझ गए कैसे निकला? इसको फिर समझो, टोटल चार्ज पॉजिटिव, बाहर का निगेटिव, निगेटिव दिया नहीं, डेंसिटी दिया हुआ, इसीलिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल आर, क्योंकि पूरा एटम का बात कर रहे हैं, और डेंसिटी रो। क्लियर है? देखो, और रो को निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऐसा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखो यहां से सबसे पहले रो निकालते हैं, तो रो का वैल्यू क्या निकल गया? देखो रो इज इक्वल टू, आई थिंक ये 3 चला गया उधर, -3JD/4 पाई आर क्यू, ये रो का वैल्यू निकल गया। मतलब इस रो का वैल्यू जहां यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगा वहां यूज करेंगे। रो का वैल्यू निकल गया -3JD/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, आते चैप्टर थर्ड केस में ही आते हैं, थर्ड केस में आते हैं। ये क्लियर है ना बाबू? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन एंड अगेन बार बार बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सम उसका जीरो, चार्ज के बदले वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप जानते हैं, रो बगल में लिख देते हैं हाँ, कि रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू रो इनटू वी, रो और वी हो गया 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल आर उसका था। ठीक है, उसका वैल्यू जीरो यहाँ से निकल गया, और ये रो का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी इसके बाद इधर गया। ठीक है, रो निकल गया। चलो केस थर्ड को क्लियर करते हैं। दैट मीन्स ये जो रो का वैल्यू आया, इसको आप साइड में कहीं लिख देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा, और इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देखना। क्लियर है? आप इतना आराम से नोट कर लेना, क्योंकि समझो किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये बात कर रहे हैं। जितना कॉन्सेप्ट लेवल होगा, जितना हाई लेवल आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतना पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, देखिए तो रो का वैल्यू साइड में लिख देते हैं, -3JD/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको साइड में रहने देते हैं। केस थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या है? R लेस देन R। डायग्राम कैसा होगा? सर कोई डायग्राम बना दीजिए। ये डायग्राम होगा, सपोज करो ये R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, डेफिनेटली होगा। ये मान लो स्मॉल r है, ये P पॉइंट है, ये ds स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल r है, R लेस देन R का कॉन्सेप्ट। यहाँ ds ले लेते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये सेंटर है, और अभी सेंटर में आपको ऐसे देना, डायग्राम जो है वही देना, अपने मन से नहीं। JD है सेंटर में, JD है सेंटर में, पूरा में निगेटिव था, मतलब यहाँ भी कुछ निगेटिव आया और बाहर में भी निगेटिव है। सारा निगेटिव तो लेना नहीं है, सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव लेते तो जीरो हो गया, यानी केस 2 में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब जो गॉसियन सरफेस अंदर में ये बनाए हो ना, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बोलते चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज का इनक्लोज हुआ? ठीक है,
उसको क्यू डैश बोल देते हैं। मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज कौन कौन है? पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव, प्लस निगेटिव चार्ज अप टू कहाँ तक? डिस्टेंस आर तक, स्मॉल आर तक, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव, ये हो गया जेडी। अब निगेटिव चार्ज लेना, चार्ज है नहीं, फिर अगेन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, कहाँ से आया सर? बार बार यूज हो रहा है। चार्ज का वैल्यू कहाँ से? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगेन बता दें, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। रो वी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू। क्यों स्मॉल आर क्यू? क्योंकि यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ये आ रहा है इससे स्मॉल आर क्यू, ये आ रहा है इससे स्मॉल आर क्यू। समझ रहे हैं ना क्या कॉन्सेप्ट इसमें जा रहा है? ठीक है, ध्यान देना बात को। ये स्मॉल आर है इसलिए स्मॉल आर क्यू, और ये रो का वैल्यू। क्लियर है? देखो अब जेडी प्लस 4/3 पाई आर क्यू इस रो का वैल्यू को लिख देते जो हम लोग फाइंड किए थे, इसलिए उस रो का वैल्यू को साइड में लिखे थे। अरे बस वो क्या वैल्यू है देखो, -3JD/4 पाई आर क्यू। ठीक है, मेरा वीडियो जरा सीरियसली देखना, क्योंकि सीरियसली पढ़ाते हैं, कट कॉपी पेस्ट ज़्यादा नहीं होता मेरा वीडियो। ठीक है, देखो -3JD/4 पाई आर क्यू, तो -3JD/4 पाई आर क्यू। अब बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से? 4 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा। अब डायग्राम हम मिटा देते हैं, क्योंकि डायग्राम का काम हो गया इधर में। आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, अभी सॉल्व हुआ नहीं पूरा, आते हम इसमें। ठीक है, देखिए तो हम लोग पहुँचे यहाँ। मेरे हिसाब से क्या क्या कैंसिल होगा? क्यू डैश इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल, 3 कैंसिल। जेडी जो बचा उसको लिखो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 बच गया, 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। जेडी बच गया ऊपर में, जेडी बच गया ऊपर में, और ऊपर में कौन सा बचा? आर क्यूब ऊपर में बचेगा, आर क्यूब बचेगा ऊपर में, आर क्यूब बाई क्या बचेगा? बाई 4 पाई कैंसिल हो गया, बाई माइनस आर क्यूब बचेगा। यानी अगर जेडी कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये चार्ज इनक्लोज, यानी कि गॉसियन सरफेस में इतना चार्ज का इनक्लोज था वो निकल गया। अब गॉस लॉ लगा देते हैं। देखिए लास्ट में पहुंचे हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब अगर गॉस लॉ का बात करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको? स्टार्टिंग बताए थे, ईडीएस cos 0 का वैल्यू लेकर के cos 0 1 ds का 4 पाई आर स्क्वायर, वहां से आ गया। ठीक है, चलो ये तो बार बार हम रिपीट करें। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश का वैल्यू देखो क्या है? क्यू डैश का वैल्यू है JD 1 माइनस आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बस समझ में? देखो अब यहाँ से सिंपल ई का वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ई इज इक्वल टू देखो क्या हो गया आपका, ई इज इक्वल टू 4 पाई चला गया एप्सिलॉन नॉट के साथ, ठीक है ना, आर स्क्वायर भी चला गया उसके साथ में, यानी कि जेडी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर चला है, ये सारा कर लो आप, सिंपल आप आराम से करो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो जेडी 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब इज इक्वल टू आपका हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल टू क्या हो गया, ये सब चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो JD 1 माइनस आर क्यूब बाई आपका क्या चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप इसको सिंपल यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट JD बाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब, या फिर E इज इक्वल टू यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट JD। इसको अगर भेज दोगे तो 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ भेजोगे तो देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसल, आर बाई आर क्यूब ये बच गया। ये कैलकुलेशन हो गया, यहाँ तक छोड़ दो, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर आप देखें
और नेक्स्ट लेक्चर हम आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर के आपके पास में, आप इसको रिवीजन करते रहें। और नेक्स्ट लेक्चर गॉस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव हर एक टाइप का न्यूमेरिकल होगा। फिर हम मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। तो आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर बात करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।